तो आपको भी पीएचडी एडमिशन चाहिए, लेकिन पीएचडी एडमिशन की रियलिटी नहीं पता। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से। और मैं आज आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ और शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पीएचडी एडमिशन चाहिए तो इसमें से कुछ तरीके हैं जो बहुत ही फॉर्मल तरीके हैं, जो ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं जो इनसाइडर तरीके हैं, जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, जो बहुत बार मुझे पता है या जो लोग पीएचडी में हैं बहुत दिनों से या जिनके सर्कल में वो लोग हैं वहाँ से जानते हैं। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। और अगर आपको पीएचडी करने में इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं, तो आपको दुनिया की रियलिटी पता होनी चाहिए। रैंडम केवल सपना लेके इस मार्केट में आ जाओगे तो आप बिखर जाओगे और आपको बहुत दर्द होगा। अगर आप सीधे साधे इस शाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने टैलेंट पे यकीन कर रहे हैं, आपको लग रहा है केवल टैलेंट से एडमिशन होता है, टैलेंट से सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं बड़े निराश तरीके से बोलूँगा कि आपको निराश होना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं पीएचडी एडमिशन के बारे में। पीएचडी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है आज के वक्त में। इंडिया में पीएचडी का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। कोचिंग और बाकी जगह भी लोग हैं जो नेट पढ़े हुए हैं, वो पीएचडी में एडमिशन करा रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से गाइडेंस दे रहे हैं। आप लोग गाइडेंस ले भी रहे हैं 10,000, 20,000, 50,000 रुपए दे के। लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और एक एक स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। तो पीएचडी इंपॉर्टेंट एक डिग्री है जिसके लिए अलग अलग तरीके से एग्जाम होते हैं। पहले क्या होता था कि पीएचडी के लिए रिटन एग्जाम होता था, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था। जब मैंने दिया था तब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम बढ़ने लगी, क्योंकि रिसर्च बहुत बार लिखने के बारे में है, केवल नॉलेज के बारे में नहीं, एप्टीट्यूड और बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। फिर वो होने लगा धीरे धीरे करके। फिर नेट जेआरएफ जो एग्जाम है उसी पे कहीं ना कहीं अब आजकल पीएचडी एडमिशन हो रहे हैं। तो पहले जो पीएचडी के एडमिशन होते थे उसमें क्या होता था कि पीएचडी के अलग से एंट्रेंस होते थे, जैसे जेएनयू का है, डीयू का है, जामिया का है, अलग अलग होते थे। आजकल नेट जेआरएफ के थ्रू, पहले भी जेआरएफ के थ्रू होता था कि जिसका जेआरएफ है वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से सीट्स आती थी। लेकिन आज के वक्त में जेआरएफ बहुत मैंडेटरी हो गया है और जिन लोग का जेआरएफ है उसको फायदा मिलता है इंटरव्यू कॉल में। तो पहला काम जो आपको करना है वो है नेट जेआरएफ को प्रायोरिटी पे रखना। बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि यार पीएचडी में कनेक्शंस हैं और हम लोग को जानते हैं प्रोफेसर, हमें एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपका कॉल ही नहीं आएगा अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है। अगर आप जेएनयू और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बातें करते हैं तो वो बेस्ट बच्चे बुलाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में वहाँ पे 500 सीट हैं या 200 हैं, 100 सीट हैं, मतलब इंटरव्यू बुलाने के लिए, तो उसमें अगर आप नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं आपके कितने अच्छे कनेक्शंस हैं। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचोगे नहीं तो कैसे इंटरव्यू दोगे। तो जो पहली प्रियोरिटी पे आपको काम रखना है वो है नेट जेआरएफ क्रैक करना। अब नेट जेआरएफ क्रैक कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप पेपर 1 स्कोर अच्छा नहीं करते तो नेट जेआरएफ क्रैक नहीं होगा। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। और ये एग्जाम क्रैक करने के अलग अलग तरीके हैं, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप मेरे ऐप पे कनेक्ट होकर कोर्सेज भी ले सकते हैं। नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस का, पेपर 1 का, ये सारे कोर्सेज हैं, वहाँ पे ले सकते हैं। तो पहली प्रियोरिटी पे रखो नेट जेआरएफ एग्जाम। अगर आपको पीएचडी करना है, पीएचडी एडमिशन चाहिए, और मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि मान लो कि आपका नेट ही है यार, आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, आपको एडमिशन मिल जाता है, तो बहुत अच्छी लाइफ नहीं होगी ना यार। अगर आपके पास जेआरएफ है और आप पीएचडी कर रहे हैं तो 40-45 हज़ार रुपये हाथ में आते हैं, आपकी एज वो हो जाती है जहाँ पे आपके फैमिली वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो बेस्ट है कि आप जेआरएफ करो तब पीएचडी करने के जाओ। और जेआरएफ करने के बाद अगर आप पीएचडी में अप्लाई करते हो तो ज़्यादातर चांस है कि आपका इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही। और बहुत बार एक सामने वाले के ऊपर एक मोरल प्रेशर रहता है कि वो इंटरव्यू के बाद आपको अपने यहाँ ले ले। तो ये एक थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। ये शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये एक तरीका होता है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये श्योर एकदम 100% नहीं है कि आपके पास जेआरएफ है आप जाएंगे तो ले लेंगे। जहाँ पे सब जेआरएफ वाले बुला रखे हैं और 5 में से एक इंसान को लेना है तो 4 तो रिजेक्ट हो ही जाओगे। लेकिन पहला काम आपको करना है नेट जेआरएफ के बारे में। दूसरा काम जो आपको बहुत लोगों को नहीं बताते लोग, वो है एमए के बारे में। कि बहुत बार आपका एमए का जो इंस्टीट्यूट होता है ना, जहाँ से आप मास्टर्स करते हैं, वो इम्पैक्ट करता है। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, मैं खुद जेएनयू में रहा हूँ। और बहुत बार जो इंटरव्यू में नंबर होते हैं, जैसे आप इंटरव्यू में नंबर देखने की कोशिश करेंगे तो जो लोग नेट जेआरएफ या जेआरएफ भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हैं, जो लोग जेएनयू से पढ़े हैं, डीयू से पढ़े हैं, अगर जेएनयू में इंटरव्यू हो रहा है और आप उसी सेंटर से पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी होगी जिस तरह के वो सवाल पूछते हैं। और बहुत बार उनका नाम देख के भी आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। झूठ नहीं बोलूँगा कि नाम देख के नंबर नहीं मिलते हैं। आपके इंस्टीट्यूट से कहीं ना कहीं आपका पास्ट रिफ्लेक्ट होता है, और उसमें मैं बहुत बार गलत भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस भी इंस्टीट्यूट का आप हिस्सा रहे हैं वो ये दिखाता है कि उस इंस्टीट्यूट को पाने के लिए भी आपने मेहनत करी। तो अगर आपके पास जेएनयू का टैग है, डीयू का टैग है, जामिया का टैग है, तो आपको एडवांटेज देता है। जेएनयू का टैग है तो हर जगह एडवांटेज देता है, कुछ जगह नुकसान भी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल आप मास्टर्स कहाँ से कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आप कहीं से भी करें। अगर आप ओपन से कर रहे हैं तो डिसएडवांटेज है, मतलब ये नहीं है कि आप बोलें कि बराबरी पे हैं। वो लोग ये देखेंगे कि आपने कहाँ से करा है, आपने ओपन से करा है, सारी चीज़ें करा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसने जेएनयू से मास्टर्स करा है पॉलिटिकल साइंस में, और आपने इग्नू से करा है, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, ज़्यादातर चांस हैं कि उसको ज़्यादा मौका मिलने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा होने वाला है। तो आप मास्टर्स जहाँ से भी कर रहे हैं कोशिश करें अच्छा इंस्टीट्यूट हो, अच्छा सब्जेक्ट हो,
क्योंकि वो मैटर करता है। मेरा जो सेंटर था, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़, वहाँ पे और बाकी जगह पे भी ये चीज़ें कंसीडर होती हैं और रिफ्लेक्ट भी होती हैं। अगर आप सीपीएस वाले किसी स्टूडेंट से बात करेंगे, उन लोगों ने उस तरह से रीडिंग पढ़ी होगी, वो सारी चीज़ें करी होगी, तो उसमें एक उनका एडवांटेज होता है, वो डिस्कशन में उस तरह से इन्वॉल्व हो पाते हैं, रिसर्च मेथड उनका अच्छा होता है। और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का एक तो इंटरनली हो जाता है कि फ़ायदा कि यार उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं होता है, क्योंकि जेएनयू और बाकी पढ़ाई में फ़र्क है। दूसरा होता है एक सोशल कैपिटल जैसा, कि अच्छा जेएनयू से पढ़े हो। जैसे मैं इंटरव्यू देने गया था यूपी वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, और उसमें जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे लगभग 27-28 नंबर थे 30 में से। और जब मैं बता रहा था कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, तो पढ़ने का मैंने बताया ही है, तो उन्होंने कहा वाओ। तो अगर इंटरव्यूअर आपको वाओ बोल रहा है कि यार आप अच्छी जगह से पढ़े हैं, तो उसका तो फायदा मिलता है। तो पहला है कि नेट जेआरएफ के लिए जाना है। दूसरा है कि आपको मास्टर्स अच्छी जगह से करनी है। अब तीसरी बात आती है रिसर्च प्रपोजल को लेके, कि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि यार मेरे पास तो नेट जेआरएफ है, मैं रिसर्च प्रपोजल क्या करूँगा, क्यों बनाना है इतना तगड़ा। नहीं, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है तो आपके रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चाहे आप जेआरएफ हैं, तभी आप, कुछ लोग तो रिजेक्ट हो गए ना। अगर आप एमए भी बहुत अच्छी जगह से करें, उसके बाद भी अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं है और ऐसे लग रहा है कि आपने ऐसे रैंडम बना लिया है या ऐसे ही काम चलाओ बना लिया है, वो नहीं वर्क करेगा। क्योंकि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं, खासतौर पे जेएनयू, जामिया, जहाँ पे आपको मौका मिलता है खुद के रिसर्च प्रपोजल में डिस्कशन करने का, तो चांसेस हैं कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपका प्रपोजल अच्छा नहीं है। तो रिसर्च प्रपोजल पे काम करो। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 1 साल रिसर्च प्रपोजल पे काम करा उन्होंने, कैसे प्रपोजल बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है उसके ऊपर एक तो मेंबरशिप वाले में वीडियो है, वो देखने की कोशिश करना। तो रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल दिखाता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। वो इसके बारे में नहीं है कि आपने किसके बारे में काम करना है, वो ये भी बताता है कि कोई भी काम आप कितना सीरियस करते हैं, कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके आपने पढ़ाई करी है। और वहाँ से हो सकता है कि कोई प्रोफेसर आपसे इंप्रेस हो जाए, वो सीधे बोल दे कि ये बच्चा मुझे चाहिए, मैं इसको अपने अंदर पीएचडी कराना चाहता हूँ। तो ये 3 काम तो फॉर्मल वाले हो गए कि आपको नेट जेआरएफ पे फोकस करना है, आपको एमए सही जगह से करना है, आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। एमए सही जगह से करना है, उसके लिए सीयूटी पीजी ये सब देना है, उसके लिए भी मेरे कोर्सेस हैं। अगर आपको नेट जेआरएफ सही से करना है, उसके लिए भी मेरे पास ऐप में कोर्सेस हैं। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल अच्छे से बनाना है तो उसके लिए भी कोर्सेस हैं। और अगर आपको मदद चाहिए तो आप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं नंबर आपको दे दूंगा, बेस्ट कनेक्ट कर देंगे और हम लोग रिसर्च प्रपोजल में मदद भी करते हैं। तो ये तो बातें हो गई रिसर्च प्रपोजल, एमए और नेट जेआरएफ के बारे में। उसके बाद बातें आती हैं कनेक्शंस के बारे में, पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में। देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि पॉलिटिकल चीज़ें मैटर नहीं करती तो ये झूठ होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग सत्ता पे हैं, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एचओडी हैं, बाकी लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन मैटर करती है। और आपको रिसर्च प्रपोजल में भी ये ध्यान देना है, आपको रैंडम नहीं जाना है, आपको पता करके जाना है कि भाई वहाँ पे कौन लोग हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह के टॉपिक पसंद करते हैं। और ये अभी से नहीं होता है, हमेशा से लोग ऐसे ही करते हैं। रिसर्च क्या होती है कि ये नॉलेज जनरेशन का सिस्टम है, कि जहाँ पे आप नॉलेज जो जनरेट करेंगे वही मार्केट में जाएगा, वही सोसाइटी में जाएगा, उसी से नैरेटिव सेट होंगे, इलेक्शन सेट होंगे। तो लोग अपने हिसाब से चाहते हैं कि उनके हिसाब से रिसर्च हो। तो लेफ्ट वाले थे तो वो अलग तरीके से करते थे, राइट वाले अलग तरीके से करते हैं। तो आपको पता करना है कि उस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर डोमिनेशन किनका है, वो किस तरह के आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के साथ हैं, और फिर उसके हिसाब से रिसर्च प्रपोजल बनाना है। देखो देखो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो रियलिटी। हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग बहुत बार पॉलिटिक्स करना पसंद नहीं करते। मैं पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस सेंटर पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ किस तरह का काम होता है, आजकल किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह के काम कराना वो पसंद कर रहे हैं, किस तरह के टॉपिक वो अप्रूव कर रहे हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, रिसर्च को लेकर सीरियस हैं, और अगर आपको ये जानकारी नहीं कि किस तरह के काम वो कराना चाहते हैं, और आप ऐसा टॉपिक लेके चले गए जो तुरंत ही रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि वहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ पे कोई एक ग्रुप है जो आइडियोलॉजिकली किसी चीज़ से एग्री नहीं करता और उस तरह के टॉपिक को तुरंत बाइकआउट कर देता है। अब उनके बीच में आप कितना भी अच्छा प्रपोजल लेके जाएं, वो पहले रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका प्रपोजल बहुत बार उनके हिसाब से होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली आपको चेंज करना है, अपना कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप जिद्दी हैं, आपको लग रहा है कि आप 10 जगह अप्लाई करके इंटरव्यू देके कहीं एक जगह मिल जाएगा तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, आप चाहते हैं कि जेन्यू और वो मिले, तो आपको ध्यान देना है कि उस सेंटर पे क्या चल रहा है, उस सेंटर के प्रोफेसर्स क्या कराना चाहते हैं। ये आइडियोलॉजिकल बातें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान देना है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका नुकसान है। मतलब मैं कम से कम 50-100 इंटरव्यू कर चुका हूँ, मैं कम से कम 500 रिसर्च स्कॉलर्स को जानता हूँ पर्सनली, मैं बहुत सारे प्रोफेसर्स को जानता हूँ, और मैं ये एकदम फैक्ट से बता रहा हूँ कि ये मैटर करता है। अगर आप बोलोगे मैटर नहीं करता, और इसमें गलत है सही है वो अलग बात है। हर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन वाला अपने हिसाब से काम करता है। अप्रोच जो होते हैं रिसर्च के कि आप कैसे देखेंगे, वो भी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। तो आइडियोलॉजी होना कुछ गलत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बार वो ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर जाता है तब गलत हो जाता है। लेकिन एज ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे तो आइडियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं रिसर्च में। लेफ्ट ओरिएंटेड रिसर्च होती है, राइट ओरिएंटेड रिसर्च होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या रिसर्च हो रही है, उससे आप ज़्यादा बेटर आइडिया लगा पाएंगे। उसके बाद बातें आती हैं कनेक्शंस के बारे में। अब कनेक्शन बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं कि आप कैसे कनेक्शंस बनाएंगे। हो सकता है कि आपने मास्टर्स करा हो, आपके टीचर्स हों, तो आपके रेगुलर बातचीत होती हो, तो आप उनसे प्रपोजल डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या सर मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। और ये फ़र्क डालता है। अगर वो लोग बोल देंगे कि हाँ इस टॉपिक पे काम करो, मैं देखता हूँ, तो मतलब है कि वो चांसेस हैं क्योंकि वो आपको काम करा लेंगे।
तो कनेक्शन एक तो हो गया कि मास्टर्स के दौरान आपने कनेक्शन बना लिया, या अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनसे आपके कनेक्शंस हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। तो एक तो मास्टर्स वाला है, अगर आप सही जगह पढ़ते हैं तो आपके कनेक्शन वैसे भी बन जाते हैं। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको हमेशा मास्टर्स अच्छी जगह से करना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ प्रोफेसर्स होंगे जिनसे कनेक्शन बन जाएंगे और बाद में वो आपको मदद करते हैं, सिर्फ रिसर्च प्रपोजल में नहीं, लाइफ में भी। और ये कोई सेटिंग नहीं है। सपोज करें कि आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे जानते हैं, आप मुझसे पूछते हैं कि भाई ये प्रपोजल आप रिव्यू करके बता दें, तो ये कोई डिसएडवांटेज हो जाएगा कुछ लोग के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। लेकिन आपने कुछ गलत नहीं करा, आपने एक ऐसे इंसान से मदद लेने की कोशिश करी है जिसको आप जानते हैं, और हर इंसान अपने आप आसपास के लोगों से मदद लेता है। तो आप इस तरह से प्रोफेसर से कनेक्शन बना सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू प्रोफेसर से कनेक्शन बना सकते हैं। और बहुत बार ऊपर से कॉल वाला सिस्टम भी है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे बाहर से आप कॉल कराते हैं या सेटिंग करते हैं, बात करते हैं, और वो लोग बोलते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि वो तरीके वर्क करते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं, मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ें नहीं हैं तो गलत है। जेएनयू में, डीयू में, जामिया में, हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें चलती हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में तो अलग लेवल पे चलती हैं। मैं बहुत सारे स्कॉलर्स को जानता हूँ जहाँ पे है कि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो वो सारे तरीके भी आपको पता होने चाहिए। आप लोग क्या करते हो, आंखें बंद करके मत करो कि नेट जेआरएफ कर रहा हूँ तो पेपर 1 पे फोकस करो। पेपर 1 के बाद क्या, नेट जेआरएफ के बाद क्या? जब तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लोगे, नेट जेआरएफ का पैसा नहीं मिलने वाला। तो अगर आप जेआरएफ भी हो, सारी चीज़ें हैं, तो आप रियलिटीज़ देखो, पीएचडी में एडमिशन कैसे मिलता है, उसका शॉर्टकट क्या है, क्या तरीके हैं, वो देखने की कोशिश करो, और फिर आप इस फील्ड में जाने की कोशिश करो। देखो, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसका गोल ये नहीं कि मैं आपको एकदम डार्क साइड दिखा दूँ, मैं आपको रियलिटी वाला साइड दिखाता हूँ, जो कि आपकी फैकल्टीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर कोचिंग वाले फैकल्टीज़ ने कभी ढंग से पीएचडी नहीं करा है। अगर करा है तो उनसे पूछना, जो आपके फेवरेट फैकल्टीज़ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जिसको भी पीएचडी रिसर्च प्रपोजल लिखवाना है वो मैसेज करने की कोशिश करें, नेट जेआरएफ का कोर्स जिसे चाहिए वो मैसेज करें, एमए अच्छी जगह से कैसे करना है उसके लिए, पीएचडी गाइडेंस के लिए, पीएचडी थेसिस राइटिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा ऐप है पॉलिटिकल अफेयर्स, वहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करो। और इसी तरह की वीडियोज हम लोग लाते रहेंगे जहाँ पे मैं रियलिटी बता पाऊँ, आपको रियल साइड दिखा पाऊँ। गोल ये है कि आपको पता हो कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहाँ क्या हो रहा है। तो उसी तरह से करते रहेंगे, इसी तरह से चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।